हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डिटेक्टिव राजा सीरीज की अगली कॉमिक्स, राजा और मौत बेचने वाले। राजा और मौत बेचने वाले, लेखक सरिता भारती, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। अमेरिका की प्राइवेट शिपिंग कंपनी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का विशाल कार्गो जहाज नियाग्रा पिछले 4 दिनों से मुंबई के बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा था। जहाज यहाँ से कोलंबो होता हुआ हांगकांग जा रहा था, पर किसी खराबी के कारण रुका हुआ था। कैप्टन, जहाज कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है और एक सप्ताह भी। तुम अपना माल मुंबई में मेरी जान पहचान की पार्टी को ही क्यों नहीं बेच देते? हांगकांग जाने की ज़रूरत ही क्या है? बात कराओ, पर तुम्हारा कमीशन कितना होगा? 10% केवल। और अगर माल की कीमत हांगकांग के मार्केट से ज़्यादा मिले तो उसमें से 5% अलग से। और अगर माल मैं यहाँ उतार दूँ तो यहाँ से हांगकांग तक का किराया भाड़ा तुम छोड़ दोगे? छोटी बात मत करो जैक, इससे कहीं ज़्यादा रकम तो यहाँ कस्टम अधिकारी को ही देने में लग जाएगी। उन्हें कितनी रकम देनी होगी? वो सब मैं दूंगा, डोंट वरी, कम ऑन। हेलो, 25126664, कैप्टन ब्रांडो हियर। सेठ को फ़ोन दो। सेठ? दूसरी ओर एक शानदार कोठी के ड्राइंग रूम में। हेलो ब्रांडो, कैसे हो भाई? मैं जगत नारायण बोल रहा हूँ, बोलो क्या खबर है? गुड, उसे ले आओ, बात कर लेंगे। ठीक है, रात को 8 बजे, बाय। सेठ जगत नारायण टेलीफोन रखकर पीछे मुड़ा। गुड न्यूज़ मदन, जैक मान गया है। कल जहाज रवाना होने से पहले हम माल की डिलीवरी ले लेंगे। बॉस, कैप्टन ब्रांडो काम का आदमी है, लेकिन जैक अगर यहाँ आकर मुकर गया तो? मदन, सेठ जगत नारायण कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता। सुलेमान सेठ को नीचे दिखाने के लिए मुझे हर कीमत पर यह सौदा पटाना है। जाओ, जैक को पूरी हिफाजत से यहाँ लाना है। ओके बॉस। रात को 8 बजे जूहू सागर विला कोठी के पोर्च में एक काले रंग की एम्बेसडर आकर रुकी। आइए सेठ, आपका इंतज़ार करता है कैप्टन। सेठ की कोठी शानदार है मदन। यस सर, आप भी आइए मिस्टर जैक। मदन दोनों को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। वेलकम कैप्टन। सेठ, ये हमारे दोस्त मिस्टर जैक लंदन, शिकागो के बहुत बड़े व्यापारी। हाय। आइए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप भारत में शायद पहली बार आए हैं। जी, मेरी डीलिंग हांगकांग के मार्केट से है, वहाँ कस्टम वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, आप चाहेंगे तो आपकी डीलिंग यहाँ भी हो जाएगी। कस्टम की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उनसे निपटना हमारा काम है। बोलो जैक, मैंने क्या बोला था? सेठ एकदम खरा आदमी है। एक गुप्त कमरे में सौदेबाजी हुई। सेठ ने माल का नमूना देखा और ओके कर दिया। डन, मुझे आपका माल और कीमत मंजूर है। मदन, मिस्टर जैक को एडवांस दे दो। नो मिस्टर जगन्नारायण, धंधे का हमारा भी एक उसूल है, पहले माल बाद में दाम। इंडियन करेंसी भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। डिलीवरी कब और कहाँ लेगा ये तय करो। ठीक है, हम कल मॉर्निंग में कैप्टन को बता देगा। पेमेंट हार्ड कैश। लगभग 20 लाख का माल मेरे पास इस वक्त है। कोई बात नहीं, 50 लाख का भी होगा तो भी चलेगा। देखा जाए, तुम हिंदुस्तान को गरीब मुल्क कहता था। दूसरी बार 10 करोड़ का माल भी लेकर आओगे तो कैश मिलेगा। हे, मैं तो छोटा सा व्यापारी हूँ, बड़े व्यापारी तो दिल्ली में बैठे हैं। बाहर कोठी के पोर्च में गाड़ी में बैठने से पहले जैक रुका। सेठ, हमको चाइना के वास्ते नेपाली ब्लैक क्वीन मांगता, सप्लाई कर सकता है तो बोलो। नेपाली ब्लैक क्वीन? यू मीन अफीम? कितना ऑर्डर है? जितना तुम सप्लाई कर सको, अच्छी कीमत देगा। हार्ड कैश या गोल्ड, जो भी तुम पसंद करो। ओके ओके, हम सोचेगा। गोल्ड? दोनों के जाने के बाद, वाह, इस बार कैप्टन ने मोटी आसामी फंसी है मैडम। मदन, सुलेमान सेठ का नंबर मिलाओ फ़ौरन, ये सौदा उसके बिना डील करना मुश्किल है। पर बॉस, सुलेमान सेठ क्या मान जाएगा? ब्लैक क्वीन का ऑर्डर लेगा तो उसका बाप भी मानेगा, और फिर इस तरह वह मेरे धंधे में टांग अड़ाना भी बंद कर देगा। पैसा भी सेफ रहेगा। मैं फ़ोन मिलाता हूँ। दूसरी ओर लिंक रोड पर राजा ने अचानक अपनी मोटरसाइकिल रोकी। क्या हुआ उस्ताद, गाड़ी को रोक दी? कुट्टू, कुछ देखा? क्या उस्ताद, मैंने तो कुछ नहीं देखा। वह जगत सेठ की गाड़ी थी और उसका पीछा करती मारुति वैन में सुलेमान सेठ का चमचा जगदीश है। बैठ जल्दी, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। राजा ने तेजी से मोटरसाइकिल घुमाई और बुलेट की तरह उसे छोड़ दिया। ये साले दोनों आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहते हैं। पर उस्ताद, पुलिस भी तो इनका कुछ नहीं कर पाती, हर बार छूट जाते हैं। एक सुनसान सड़क पर वैन ने ओवरटेक करके जगत सेठ की काली एम्बेसडर को रोका। जॉनी, गाड़ी रोको, वरना गोली मार दूंगा। जगदीश, इस हरकत का अंजाम मालूम है? शराब, गाड़ी रोको। जगदीश ने वैन से उतरकर जॉनी को बाहर खींचा। जगदीश, मैं सेठ के मेहमानों को ले जा रहा हूँ, तुम्हारी ये हरकत? मालूम है, तुम टैक्सी से फूटो, सेठ को बोलना मेहमान और कार पहुँच जाएंगे। उधर सर को इस खिलौने को जेब में रख लो। दूसरी क्षण दोनों गाड़ियाँ चल पड़ी। जगदीश, तुम मौत को दावत दे रहे हो, चल फट। यह बहुत पुराना डायलॉग है। गाड़ी में, तू, यू स्टूपिड, ये क्या बदतमीजी है? घबराओ मत कैप्टन, ये लोग हुक्म का गुलाम है, हमें कोई जल्दी नहीं है। खामोश, जास्ती बोलेगा तो गोली मार देगा। राजा ने मोटरसाइकिल जॉनी के पास रोकी। जॉनी, गाड़ी में कौन था? जगत सेठ के मेहमान थे राजा, मैं उन्हें छोड़ने बंदरगाह पर जा रहा था।
राजा ने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे वायरलेस पर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया। हेलो कंट्रोल, 00X ईयर। एक काली एम्बेसडर मरीन ड्राइव पर चर्च गेट की ओर बढ़ रही है, उसे चेक करो। उसमें 2 विदेशी और सुलेमान सेठ के गुंडे हैं। यस ओवर, मैं उनके पीछे हूँ ओवर। वानखेड़े स्टेडियम से आगे बढ़ते ही इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने काली एम्बेसडर को रोका। पुलिस, बाहर निकलो। सभी बाहर निकले तभी राजा की मोटरसाइकिल भी आकर रुकी। गाड़ी में क्या है? गाड़ी में कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो सुलेमान सेठ के मेहमान हैं, मैंने वहीं ले जा रहा हूँ। सुलेमान सेठ के मेहमान और सेठ जगत नारायण की गाड़ी में लफड़ा गया है? लफड़ा कुछ नहीं है साहब, आप चाहे तो तलाशी ले लीजिए। राजा मोटरसाइकिल से उतरकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास आया। सुलेमान सेठ से क्या सौदा किया तुमने? सौदा? कैसा सौदा? अपने दोस्तों से मिलना क्या गुनाह है? आपके मुल्क में विदेशियों से क्या ऐसा सुलूक किया जाता है इंस्पेक्टर? जैक की बात पर राजा आगे बढ़ा। माफ़ कीजिए पुलिस, माफ़ कीजिए। पुलिस अपना शक दूर करने के लिए किसी को भी चेक कर सकती है। फिर चेक कर लीजिए, हमें देर हो रही है। तलाशी में इंस्पेक्टर कुलकर्णी को कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप जाइए, तकलीफ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, ये तो आपका फ़र्ज़ था, बाय। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर कुलकर्णी अपनी जीप में बैठा। देखो राजा, बिना किसी सबूत के ऐसी बेहूदी हरकतें मैं कतई पसंद नहीं करता। बेकार मेरा टाइम ख़राब किया। सॉरी सर, मैं साला उल्लू का पट्टा हूँ जो बेकार में पुलिस के वास्ते अपना टाइम खोटा करता फिरता हूँ। आप जाइए। उस्ताद, अंकल की बात का बुरा मान गए। इंस्पेक्टर कुलकर्णी नीचे उतर आया। कुट्टू, ज़रा देखो तो इसके तेवर। कल को ये साले फौरन शिकायत कर दें तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा, बिना सबूत के किसी को। चलो कुट्टू, जब सबूत होगा तभी बात करेंगे, हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। जाओ मारो, मत करो अपना वक्त बर्बाद, मेरा क्या है, मैं भी नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा। अंकल गुस्सा थूक दीजिए, उस्ताद ने सरेंडर कर दिया है। उधर जगत सिंह के घर पर एक कमरे में। मदन, मैंने सभी डीलर्स को अलर्ट कर दिया है, पैसा सुबह तक इकट्ठा हो जाएगा। तुम अब किसी भी तरह उस साले फौजी को तैयार करो। बॉस, उससे बातें हो चुकी हैं, पैसे से वह नहीं मानेगा। सगर सिर गुस्से में पलटा। फिर सख्ती करो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जानते हो अकेली ऐसी जगह है जहाँ से हमारा आधा माल निकल सकता है। ठीक है बॉस, मैं उसे आज रात को ही सीधा कर दूंगा। बम्बई यूनिवर्सिटी के पास एक कोल्ड ड्रिंक बूथ। रात के 11 बजते ही आशाराम पंडित ने बूथ बंद कर दिया। हेलो पंडित, सोडा है? तुम? तुम्हें मालूम है मैं सोडा नहीं बेचता। अरे पंडित जी महाराज, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर आदमी शराब पीने के लिए सोडा खरीदे। लाओ, मेरे पेट में दर्द है। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में कैसा दर्द है, सोडा नहीं है। दुकान बंद करके आसाराम पंडित पलटा। तुम तो बेकार में मेरी सूरत देखते ही नाराज़ हो जाते हो पंडित। सोडा नहीं तो जिंजर ही दे दो। अब कुछ नहीं है, मैं दुकान बंद कर चुका हूँ, मुझे घर पहुँचना है। घर? घर पर कौन है? अलका तो सेठ के पास है, सेठ बुलाता है तुमको। हरामजादे, चला जाए यहाँ से, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। आशाराम पंडित गुस्से में भरकर पैदल ही चर्च गेट स्टेशन की ओर चल दिया। पंडित, सोच लो, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। इस लंगड़ी टांग से तुम जिंदगी भर अलका की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा सकते। यह जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। आशाराम पंडित ने जवाब नहीं दिया, वह गुस्से में भरा चलता रहा। तुम मुझे जवाब देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, सुबह कोठी पर चले आना, फ़ायदे में रहोगे। और अगर पुलिस के पास जाना चाहो तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। मदन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हरामजादे, मैं फ़ौजी हूँ, यह मत समझना कि मेरी टांग कटी हुई है। मैं ऐसे भी तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। जाओ, कह देना अपने सेठ से, याद रखना कल सुबह है। आशाराम पंडित चर्च गेट स्टेशन पर 11:30 बजे छूटने वाली लोकल ट्रेन की ओर जल्दी जल्दी बढ़ा। ये गुंडे साले अपने को समझते क्या है, देख लूंगा एक एक को। उधर लिंक रोड पर मोटरसाइकिल पर राजा और कुट्टू घर लौटते हुए। उस्ताद, मेरा तो ख्याल था कि हमें रात को ही जहाज़ पर चलना चाहिए था। कोई फ़ायदा नहीं, दिन में पहले कस्टम कलेक्टर से मिलना होगा, इस तरह हम जहाज़ पर नहीं चढ़ सकते। एक एक राजा ने मोटरसाइकिल घुमाई। अरे, मोटरसाइकिल को मोड़ ली? क्या कुलकर्णी अंकल के पास चल रहे हो? हाँ, पर ना जाने क्यों आज कुलकर्णी का दिमाग गर्म है। आशाराम पंडित ठीक 12 बजे जब खार स्टेशन पर उतरा तो तेज़ बारिश ने उसका रास्ता रोक लिया। बम्बई की बारिश का भी कोई भरोसा नहीं। माटुंगा तक बारिश का नामो निशान नहीं था, बांद्रा के बाद से ये बारिश, उफ, इस वक्त तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। बारिश रुकती न देखकर आशाराम पंडित बारिश में ही बारिश में पैदल ही अपने घर की ओर चल दिया। आज बहुत देर हो गई, पता नहीं अलका क्या सोच रही होगी। जब तक बरसात का मौसम है दुकान जल्दी बंद कर दिया करूँगा। तभी एक कार तेज़ रफ्तार से सड़क का पानी उस पर उछालती हुई गुजरी। छपाक! अबे, जल्दी करो। आशाराम पंडित कीचड़ के छींटों से सना गुस्से में बौखला। साला, देख कर नहीं चलता? सड़क पर चलने वालों को ये कार वाले कीड़े मकोड़ा समझते हैं। आशाराम पंडित लंगड़ाता हुआ अपनी चाल पर पहुंचा तो रुककर धोती से अपना चेहरा पोंछने लगा। 11:30 बज गए। आज तो वाकई देर हो गई, अलका से कुछ ना कुछ बहाना बनाना होगा। आशाराम पंडित अपनी एक कमरे की खोली में घुसा तो हैरान रह गया। खोली खाली थी। अलका? अलका कहाँ गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। घर? घर पर कौन है? अलका तो सेठ के पास है, सेठ बुलाता है तुमको। आशाराम पंडित क्रोध में भरकर पलटा। जगत सेठ, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
आशाराम पंडित उसी समय बारिश में भीगता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। कहाँ जाता है इस वक्त साहब? इस वक्त साहब? साहब के बच्चे हट जा एक तरफ। भीतर कमरे में घुसते हुए आशाराम को सिपाही ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छोड़ मुझे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं और वहाँ हमारी बहू बेटियों को उठाया जा रहा है। लानत है आप पर। यह क्या बदतमीजी है शेवड़े? कौन है ये लंगड़ा? लंगड़ा? अपाहिज, तुम नहीं कहोगे इंस्पेक्टर तो और कौन कहेगा? तुमने भी अगर हिंदुस्तान की सीमा पर जाकर अपने मुल्क के वास्ते ये टांगें कुर्बान की होती तो मैं देखता कि तुम कैसे किसी को लंगड़ा कहते। इंस्पेक्टर कुलकर्णी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आइए शेवड़े, आइए शेवड़े, जल्दी से कुर्सी लाओ। आशाराम पंडित आगे बढ़ा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे इलाके से सेठ जगत नारायण के आदमियों ने मेरी बेटी अलका को किडनैप कर लिया है। क्योंकि मैं सेठ जगत नारायण के आदमियों ने? आप बैठिए तो और हमें पूरी बात खुलासा करके बताइए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आशाराम पंडित ने बताया। और इस तरह वे चाहते हैं कि मैं अपने बूथ से स्मैक सप्लाई करूँ, नशीली गोलियाँ बेचूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में लड़कों को शराब पिलाऊँ। ओह, बड़ी सेफ जगह चुनी है, ताकि एक रिटायर्ड और अपाहिज फौजी फौजी के बूथ पर पुलिस छापा मारने के लिए सोचे ही नहीं। राजा कुछ सोचते हुए आगे बढ़ा। मिस्टर पंडित, अगर आप अपनी लड़की को सही सलामत वापस चाहते हो तो आपको सुबह होते ही जगत सेठ के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। राजा, तुम होश में तो हो? क्या? ये क्या बकवास है? राजा बेहोश कभी नहीं रहता कुलकर्णी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जगत सेठ के अड्डे तक पहुंचने का इससे आसान तरीका दूसरा नहीं है। पहले हमें अलका को बचाना है। मेरी बेटी के साथ पता नहीं वे लोग क्या करें। मिस्टर पंडित, आप एक फौजी होकर हिम्मत हार रहे हैं। आप सुबह उसकी कोठी पर जाइए, उसकी बात मान लीजिए और अपनी बेटी को वापस ले आइए। लेकिन अगर बाद में पुलिस ने ड्रग्स मेरे बूथ पर पकड़ी तो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊँ। नहीं कुलकर्णी, तुम नहीं, मैं जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। आधी रात के बाद एक एम्बेसडर कार सेठ जगत नारायण के कार गैरेज में रुकी तो गैरेज का ऑटोमेटिक शटर अपने आप नीचे गिर गया। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। इसकी आंख पर पट्टी बांध दो। चुपचाप बैठी रहे लड़की, वरना चाकू पेट में उतार दूंगा। उसी समय लाल रंग का एक बल्ब जला और समूची कार लिफ्ट की तरह नीचे उतरने लगी। ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो। लिफ्ट रुकी और दीवार दो हिस्सों में बट गई। कार एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर निकल गई। चल बाहर निकल। ले आए ले आए, शाबाश जोगा। इसे ले जाकर 5 नंबर में बंद कर दो और देखो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। लड़की ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में चीखी, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे फौज में कैप्टन रह चुके। हमें मालूम है लड़की, सुबह आकर वह तुम्हें ले जाएगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर वह नहीं आया तो तो क्या करोगे तुम? तुम इतनी खूबसूरत हो अलका रानी, इतना भी नहीं समझती मेरे आदमी। खैर अभी जाने दो, सुबह होने दो पहले। आओ मदन। जगत सेठ और मदन ऊपर आए और गैरेज से निकलकर कोठी की ओर बढ़े। तभी, देखो मदन, इस वक्त कौन आया है? यस बॉस। कार घूमकर पोर्च में जाकर रुकी और उसमें से एक युवक एक युवती को सहारा देकर उतारने लगा। आराम से पिंकी, देखो घर आ गया, आओ। घर? कहाँ है घर? मुझे अपनी बाहों में संभाल लो निक्की। ये सुलेमान सेठ का लड़का निक्की है बॉस। सेठ जगत नारायण हैरा तो गुस्से में आगे बढ़ा। ठहरो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो ये मेरी बेटी है पिंकी। अच्छी तरह जानता हूँ ये आपकी बेटी है, पर मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या इसे इस हालत में घर पहुँचाकर मैंने कोई गलती की है? गलती? कैसी गलती डार्लिंग? मुझे घर ले चलो। ये बुड्ढा कौन है? पिंकी, ये क्या बेहूदगी है? क्या है बे, चिल्लाता क्यों है? मदन, इसे भीतर ले जाओ। जगत सेठ की परेशानी कम न हुई। तुम्हें ये कहाँ से मिली? हमारा एक ही अड्डा है, फ्लाईओवर। पिंकी ने क्लियोपेट्रा ज़्यादा ही खींच ली है। शराब, फ्लाईओवर कल से बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं अंकल, मुंबई में बहुत से अड्डे हैं, माल की कमी नहीं है। पिंकी को भीतर छोड़कर मदन बाहर आया। क्या बात है बॉस, आप इस तरह गुस्से में थरथर क्यों काँप रहे हैं? आप कहें तो इसे साफ कर दें। नहीं, फ्लाईओवर जाओ और हिम्मत सिंह से कहो कि अगर पिंकी को दोबारा मैंने वहाँ देख लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुअर का बच्चा। सेठ जगत नारायण गुस्से में भुनभुनाता हुआ पलटा। लेकिन मदन, पहले तुम माल को जहाज से उतरवाने का प्रबंध करो। सुलेमान सेठ का माल कल शाम से पहले तैयार नहीं होगा। मैंने बाद में देखूंगा, पहले ये काम अर्जेंट है। यस बॉस, मैं अभी मंगेशकर से मिलने जाता हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाओ, कल दोपहर तक माल गोदाम में पहुँच जाना चाहिए। पहुँच जाएगा बॉस। दूसरे दिन सुबह सेठ जगत नारायण के ड्राइंग रूम में। कहो पंडित, क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है सेठ, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह हुई ना बात मदन? पंडित से एग्रीमेंट पर दस्तखत करा लो और माल दे दो। माल अभी नहीं सेठ, पहले मुझे मेरी बेटी चाहिए। कसम से अगर तुमने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जगत नारायण जगत सेठ धूर्तता से मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गया। अरे नहीं पंडित, वह जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी। मैं बुलाता हूँ उसे, तुम यहाँ दस्तखत तो कर दो। नहीं, पहले अलका को बुलाओ, मैं तभी दस्तखत करूँगा। ठीक है मदन, अलका को ले आओ। ओके बॉस।
मदन अलका को लेकर आया। पापा, अलका, तुम ठीक हो बेटी? तुम्हें इन्होंने तंग तो नहीं किया? पापा, ये मुझे यहाँ क्यों लाए? कुछ नहीं बेटी, सेठ जी मेरे दोस्त हैं, इन्हें मजाक करने की आदत है। हाँ बेटी, मैंने तो मजाक किया था। इस नालायक दोस्त को कई बार घर बुलाया पर यह आ ही नहीं रहा था। अब आया ना भागा भागा, मुझे इस तरह यहाँ बुलाकर। चलो बेटी तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ अभी। मदन अलका को बाहर ले गया तो आशाराम पंडित ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। ये लीजिए पंडित, इस एग्रीमेंट से तुम बंध गए हो मेरे साथ। ये मत समझना कि तुम्हारी बेटी ने मेरा अड्डा देख लिया है और यहाँ से निकलकर तुम पुलिस स्टेशन चले जाओगे। अगर ऐसी कोशिश की तो सेठ जगत नारायण बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात याद रखना। जाओ। जी, याद रखूँगा। आशाराम पंडित अपनी बेटी अलका को साथ लेकर कोठी से बाहर निकला। पापा, ये कैसे दोस्त थे तुम्हारे? इस तरह गुंडागर्दी से मुझे उठवा कर मंगवाना। जुबान बंद रखो बेटी। इस दुनिया में अपाहिज और गरीब आदमी के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। पास आती एक टैक्सी को हाथ देकर आशाराम पंडित ने रोका। मदन, गैरेज वाला रास्ता फिलहाल लॉक कर दो और होटल स्काई लार्क वाला खोल लो। यस बॉस, हम माल भी उधर से ही लाएंगे। टैक्सी। आशाराम पंडित की चाल के पास आकर टैक्सी रुकी। आपका ठिकाना आ गया पंडित जी। अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? ड्राइवर ने अपनी पगड़ी और दाढ़ी मूछ उतारी। राजा तुम? जी मैं। कहिए क्या बात है? भाई, उसने एग्रीमेंट साइन करा लिया है और कहा है कि पुलिस में जाऊंगा तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। राजा, ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। राजा ने फिर से दाढ़ी मूछें लगाकर पगड़ी सिर पर रख ली। तुम्हें पुलिस में जाने की क्या ज़रूरत है? पुलिस हर समय तुम्हारे पीछे रहेगी। जल्दी से उतरो, पैसे देकर जाओ। वो आदमी सेठ का मालूम देता उस्ताद। पापा, ये माजरा क्या है? कुछ नहीं बेटी, तुम आओ। आशाराम पंडित ने नीचे उतरकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए। कितने पैसे सरदार जी? 5 रुपये 70 पैसे। तुसी चलना शाह जी? नहीं। राजा के जानिब उस आदमी ने एक पब्लिक बूथ से फ़ोन किया। मदन, मैं हरी। हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं, कहीं नहीं रुका। सीधा घर आया? ठीक है, ओके। दोपहर के बाद आशाराम पंडित के कोल्ड ड्रिंक बूथ पर। यस प्लीज़, क्या चाहिए आपको? पंडित, डबल रोटी की बहन आ रही है। 50 डबल रोटी उतरवा लेना, संभाल कर, उन्हीं में स्मैक है। ठीक है, तुम जाओ। सड़क पार की एक बिल्डिंग का पहला माला। खिड़की से बूथ की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने सरदार की वेशभूषा में। राजा, सर वह आ गया है, मैं अपनी टैक्सी के पास जाता हूँ। मेरे आदमी सादी वर्दी में सब तरफ फैले हुए हैं, तुम जाओ और इसे पिकअप करने की कोशिश करो। देखो कहाँ जाता है। दूसरी ओर फ्लाईओवर के अड्डे पर। हिम्मत भाई, क्या बात है, आज कैफ़े बंद क्यों कर दिया? माफ़ करो बाप, मेरा धंधा चौपट करा दिया। मेरे को क्या मालूम तुम लोग सेठ का आदमी है। जाओ भाई। निक्की, उसे रोको, क्लियोपेट्रा ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। हिम्मत भाई जरा सुनो तो। नहीं भाई, माफ़ करो मेरे को। हिम्मत सिंह नहीं रुका। निक्की, हाँ निक्की, मेरे को क्लियोपेट्रा लाओ कहीं से भी। नहीं तो, नहीं तो निक्की, मैं होश में आओ पिंकी। ब्लैक क्वीन मेरे पास है, आज तुम उसे लेकर देखो। नहीं निक्की, क्लियोपेट्रा चाहिए मेरे को निक्की। मैं पिंकी। तभी, तुम क्लियोपेट्रा मांगता, आओ मेरे साथ। पिंकी ने झपट कर लड़के को पकड़ लिया। कहाँ है क्लियोपेट्रा? लाओ जल्दी निकालो, जितनी रकम मांगोगे मैं दूंगी। लाओ जल्दी निकालो। पिंकी छोड़ दो उसे, होश करो, ये सड़क है, लोग देख रहे हैं। तीनों सड़क पर आए जहाँ निक्की की कार खड़ी थी। चलो तुम पीछे बैठो, कहाँ चलना है? यूनिवर्सिटी पंडित के बूथ पर। निक्की चौंक कर रुका। पंडित के बूथ पर? लेकिन वो तो टैक्स नहीं बेचता। आज से ही बेचना शुरू किया, जल्दी करो कहीं माल खत्म ना हो जाए। आशाराम पंडित के बूथ पर। पंडित, क्लियोपेट्रा का एक इंजेक्शन। कैसा इंजेक्शन? यहाँ नहीं है, भागो यहाँ से। नहीं, मुझे चाहिए, 100 200 जितना पैसा चाहिए ले लो। निक्की ने घुड़का। पिंकी, ये क्या पागलपन है? आओ। निक्की, मैं नहीं जाऊंगी, ये झूठ बोलता है, इसके पास क्लियोपेट्रा है। पंडित, हरी बोला कि इधर माल मिलता है। अरे बाबा, बोला कि माल नहीं है, डबल रोटी वाला अभी तक नहीं आया। ओके, अपन सेठ को हरी के पास ले जाता है। चलो, वहाँ ज़रूर मिलेगा, पास ही है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बेवकूफ़ी मत करो पिंकी, चलो यहाँ से। अचानक लड़का सड़क पार करके जहांगीर आर्ट गैलरी के पास वाली गली की ओर भागा। होश में आओ पिंकी, देखो वो हमारा 100 का नोट लेकर भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो उसको। पिंकी सड़क पर भाग निकली। निक्की उसके पीछे लपका, लेकिन तभी, ए लड़के भागता कहाँ है? पिंकी बचो। और जब तक ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक मारे, पिंकी ट्रक के भारी पहियों के नीचे को चल गई। अबे साले, ट्रक को रोक दिया, जल्दी से भाग, ट्रक में 20 लाख से ऊपर की स्मैक है। नहीं पिंकी। दूसरी तरफ ट्रक तेजी से भागा। पापा का ट्रक? भाग कर कहाँ जाएगा? पकड़ो साले को। गली में से निकलकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी की जीप सायरन बजाती ट्रक के पीछे भागी। भाग ले, तुम लड़की को संभालो, मैं ट्रक के पीछे जाता हूँ। कुट्टू ट्रक पर चढ़ गया, कहीं वे हरी अब। टिक्की भीड़ के पास से हटकर एक टेलीफोन बूथ में घुस गया। पापा, ट्रक नंबर MMR 2030 ने यूनिवर्सिटी के पास सड़क क्रॉस करते हुए पिंकी को कुचल दिया। मैं पापा, मैं यहाँ पापा, आई एम अरेस्टेड। चलो निक्की, बाहर निकलो। दूसरी ओर
दूसरी ओर मदन राजा की टैक्सी से असिस्टेंट कस्टम कलेक्टर PS मंगेशकर के ऑफिस के बाहर रुका। 10 रुपये 50 पैसे। ये लो 50 पैसे। खुले नहीं हैं। कोई गल नहीं शाहजी, फिर सही। मदन ने मंगेशकर के ऑफिस में कदम रखा। आओ मदन बैठो। काम हो गया मंगेशकर? नहीं, जैक पहले पैसा मांगता है। पैसा मैं साथ लाया हूँ। और सुलेमान सेठ का माल? मैंने उसको बोला था माल दोपहर तक पहुँच जाना चाहिए। जैक तब तक रुकने को तैयार नहीं है। जहाज आज ही खुल चुका है। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, मैं जहाज़ पर जा रहा हूँ। तुम मेरा ट्रक अनलोडिंग ट्रैक पर लगवा देना। ओके, मैं शर्मा को बोल देता हूँ। मदन के बाहर आने से पहले राजा उनकी बातें सुनता तेजी से टैक्सी की ओर खिसक गया। अब माल उतरने तक मुझे इंतज़ार करना होगा। मदन न्यागरा जहाज पर चढ़ा। वेलकम मिस्टर मदन, पैसा लाए? यस, पूरे 20 लाख। गुड, कम ऑन, केबिन में चलकर बैठते हैं। तीनों केबिन में चले गए। जहाज ने उसी समय सीटी बजाई। बॉं बॉं। अरे, ये तो जा रहा है। और माल? जहाज के केबिन में। ये भौंपू की आवाज़ कैसी है मिस्टर ब्रांडो? हैव ड्रिंक चीयर्स मिस्टर मदन, ये माल उतारे जाने का सिग्नल है। रिलैक्स माय बॉय, जब तक माल उतरता है तब तक कुछ मौज मस्ती हो जाए। राजा ने जहाज को दूर जाते देखा तो दाढ़ी मूछें उतार कर फेंकी और पगड़ी उतारते हुए मंगेशकर के केबिन की ओर लपका। ये कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ सालों को। राजा दरवाजे में लात मारकर भीतर घुसा। राजा, ये क्या बेहूद की है? बेहूद की? राजा ने मंगेशकर का गिरेबान पकड़कर खींचा। गद्दार, वतन के दुश्मन। पता ब्रांडो का जहाज कहाँ गया है? 1 सेकंड में बोल वरना कोलंबो। ठीक है, लौट कर देखूंगा तुझे। थोड़ी देर बाद पुलिस के सिपाहियों से भरी 3 मोटर बोट तेज रफ्तार से समुद्र का सीना चीरती हुई सूरज छिपने से पहले तीनों मोटर बोटों ने जहाज़ों को घेर लिया। पुलिस! खलासी केबिन में घुसा। ये तो मर गया, क्योंकि माल तो हमने पहले ही सुलेमान सेठ को 25 लाख में बेच दिया था। जैक, ब्रांडो और खलासी तीनों ने मिलकर मदन को उठाया। तभी राजा ने दरवाजे से उन पर जंप लगा दी। हरामजादो, एक हिंदुस्तानी को आगाह करके कहाँ ले जा रहे हो? मदन को तीनों ने फर्श पर छोड़ दिया। मिस्टर, हम किसी को नहीं ले जा रहे, ये अपनी मर्जी से यहाँ आया है। ज़्यादा शराब पीने से बेहोश हो गया। खामोश, बीच समंदर में तुम्हें से इसकी मर्जी से लाए हो। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? राजा नीचे बैठकर मदन को देखने लगा। तभी, अरे ये तो मर गया। क्या? हाँ, और तुम फिरंगी लोग इसके हत्यारे हो। इसका पैसा भी हड़प लिया और इसे डबल क्रॉस किया। जैसे ही जैक ने रिवॉल्वर का हाथ ऊंचा किया, राजा पलट कर उछला और जूते की ठोकर से जैक का जबड़ा तोड़ दिया। ठाक! चला रिवॉल्वर। तुम जैसे विदेशियों की फितरत को अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं। पुलिस ने सभी को धर दबोचा। चलो ब्रांडो, जहाज को वापस बम्बई ले चलो। लेकिन चल सीधे से। पुलिस के घेरे में जहाज लौट पड़ा। उधर मस्जिद बंदरगाह के पास तेजी से आता हुआ सुलेमान का ट्रक एक भीड़ भरी सड़क पर पलट गया। ट्रक पर लटके कुट्टू ने फुर्ती के साथ चलते ट्रक पर छलांग लगा दी। मरो सालो, ठाड़! इंस्पेक्टर कुलकर्णी जीप से कूदे। पकड़ो सालों को, एक भी बचकर भागने ना पाए। ट्रक से कूदकर भागने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस दबोचते हुए, भाग कर कहाँ जाओगे हरामजादों, ले चलो इन्हें। दूसरे दिन पुलिस ने पूरी मुंबई में कई स्थानों पर छापे मारे। जगत नारायण सेठ की कोठी का बेसमेंट, क्लियोपेट्रा, स्मैक, ब्राउन शुगर, सुलेमान सेठ का अफीम का गोदाम, अफीम, ब्लैक क्वीन, स्काई लार्क होटल का डार्क रूम। हे भगवान, क्या होगा इस नई पीढ़ी का? नशे की लत ने न पागल बना दिया। अंकल, एकदम लगा कर देखो। और भी बहुत से अड्डे जहाँ पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ठाए ठाए! सुलेमान सेठ को कार से भागते हुए पुलिस ने पकड़ा। सुलेमान सेठ, तुम लोग ये मौत का व्यापार बंद नहीं करोगे और हम तुम्हें यह व्यापार करने नहीं देंगे। कोशिश करते रहने में क्या अर्ज है। बीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर सेठ जगत नारायण, नशीले पदार्थों के तुम्हारे इस धंधे ने पता नहीं कितनी मासूम जानें ली होंगी, कितने घर बर्बाद किए होंगे। पर आज जब तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हारे सामने है, तब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या आप भी? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। अपने स्वार्थ के लिए जो आग मैं दूसरों के घरों में लगा रहा था, मैं नहीं जानता था कि वह आग एक दिन मेरे घर को भी जला देगी। पापा, तो ये मोटा तुमसे इसमें का धंधा कराना चाहता था? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, ये थी वो 3 कॉमिक्स जो डिटेक्टिव राजा करेक्टर की थी। तो मिलते हैं फिर राज कॉमिक्स के किसी अगले वीडियो में किसी अगले करेक्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।